हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट, बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, उसका मीनिंग, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल में बात की थी। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सेकेंड इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का इंडिविजुअल मतलब आपको अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग का, डिटेल में पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। और इसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में कंट्रोलिंग के बारे में भी आपको बताया हुआ है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा ये चैप्टर है कंट्रोलिंग, 8th चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली क्या है, जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन एक ट्विंस की तरह वर्क करते हैं। जैसे आपको पता है ट्विंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से जुड़वा, ठीक है। तो वैसे ही इन दोनों के मतलब हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर कॉरेलेटेड हैं। मतलब जहाँ प्लानिंग होगा वहाँ क्या होगा, कंट्रोलिंग फंक्शन इंप्लीमेंट होगा, और जहाँ कंट्रोलिंग होगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर कॉरेलेटेड हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द फंक्शन इज एक्सप्लेन एज फॉलो। और बेसिकली इन दोनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। बेसिकली प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है, हम ये कह सकते हैं दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। जिस तरह एक पहिए के बिना दूसरी मतलब जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती, ठीक है। उसे चलाने के लिए दोनों पहियों का होना जरूरी है, उसी के बेस पर वो स्टैंड कर सकती है। तो ऐसी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों फंक्शन का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 1, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। अब नेचर एंड कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम बात करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी एंटरप्राइज। एज इन प्लानिंग वी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड व्हाई हुम इज टू मस्ट बी डन, ठीक है। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल और बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, जो हर एंटरप्राइज में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो प्लानिंग है वो हमें क्या बताता है कि व्हाट इज टू बी डन, मतलब क्या करना है, ठीक है। हाउ इज टू बी डन, कैसे करेंगे, ठीक है। व्हेन इज टू बी डन, कब करेंगे, एंड व्हाई हुम इज मस्ट टू बी डन, और कौन करेगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमें मिल जाते हैं प्लानिंग फंक्शन से। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। बेसिकली प्लानिंग हमें क्या बताता है, और प्लानिंग बेसिकली क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के लिए कोई प्लान बना रहे हैं प्रेजेंट में, और जो भी पास्ट डेटा है उसका यूज़ करके। तो जो प्लानिंग है वो क्या करता है, और जो प्लानिंग फंक्शन है वो कैसे हेल्प करता है हमें कि जो हम आज प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में हमें कैसे पहुंचना है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का जो गैप है उसे फुलफिल करता है प्लानिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। मतलब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो भी एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, रन की जा रही है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड अब आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन इफ देयर इज एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप द डेविएशन। अगर आपको लगता है कि अगर जो मतलब वर्किंग चल रही है या जो भी एक्टिविटी चल रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, और किसी तरीके का डेविएशन आपको देखने को मिलता है, तो क्या करना है, मैनेजमेंट को, जो एंटरप्राइज को एक करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि जो डेविएशन है वो क्यों आ रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। Then the meaning of controlling make it clear that controlling function is understand or undertaken for right and timely implementation of plan, ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या है, जो भी प्लान है उसे राइट टाइम पर कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अगर डेविएशन आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसके रीज़न फाइंड आउट करना, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या करेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सभी चेक करना काम है कंट्रोलिंग फंक्शन का। तो नेचर एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है क्या रिलेशन है दोनों में। अब बात करते हैं
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। मतलब जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरलिंक्ड हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑलवेज को एग्जिस्ट और हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर। मतलब ये क्या करते हैं, दोनों एक साथ मतलब किसी एंटरप्राइज में एंटर करते हैं, दोनों एक ही साथ क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। मतलब जहाँ प्लानिंग होगी वहाँ कंट्रोलिंग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। और जो कंट्रोलिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे हम कंपेयर करते हैं जो भी प्लान परफॉर्मेंस है उससे। एंड इफ देयर इज नो प्लान परफॉर्मेंस देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल नॉट बी एबल टू नो वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ओके और नॉट। मतलब हमारे पास एक्चुअल डाटा है पर हमारे पास जो एस्टिमेटेड और प्लान्ड डाटा नहीं है, तो जो भी मैनेजर है वो किससे कंपेयर करेगा, उसके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा नहीं कंपेयर करने के लिए। तो कंपेरिजन करने के लिए कम से कम दो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, एक तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो, और दूसरा जो भी प्लान परफॉर्मेंस है जो हमने प्लान सेट किए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो। अगर ये दोनों ऑल्टरनेटिव हैं तो मैनेजमेंट इजीली इनके बीच में डेविएशन फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है, और कंपेरिजन कर सकता है, जिससे वो ये पता चल जाए मैनेजमेंट को कि जो भी वर्किंग है, जो भी परफॉर्मेंस है वो ओके है या नहीं है, ठीक है। द बेस फॉर कंपेरिजन और द यार्ड स्टिक टू चेक गिवन बाय प्लानिंग टू कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है। और ये सब कैसे मिलता है कंट्रोलिंग फंक्शन को, ये मिलता है प्लानिंग फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि आपको पता है और कंट्रोलिंग में जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तो है, पर जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है वो क्या है, किसके थ्रू मतलब वो फ्रेम की जाएगी, प्लानिंग परफॉर्मेंस जो प्लानिंग फंक्शन है उसके हेल्प से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्लानिंग फंक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है। तो अब जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग पे कैसे डिपेंड है इसके बारे में बात करते हैं। प्लान आर नॉट मेड ओनली ऑन पेपर बट दिस हैव टू बी फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्लान का मतलब ये नहीं है कि वो पेपर में बना लिए जाएं बस, उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इन अ ऑर्गेनाइजेशन। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलो द प्लान स्ट्रिक्टली। और कंट्रोलिंग फंक्शन क्या गाइड करता है, ठीक है, किस तरीके से डिसिप्लिन करता है जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें, कि जो भी प्लान बनाए गए हैं उसे क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग फंक्शंस की हेल्प से क्या होता है, जो भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है और चेकिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है, ठीक है, जिससे जो भी एक पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान को पूरी तरीके से फॉलो कर सकें। तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा जो प्लानिंग है और ठीक है वो कंट्रोलिंग पे कैसे डिपेंड है, या जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो प्लानिंग से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। सो बोथ द फंक्शन आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट एज फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ द फंक्शन। तो दोनों ही फंक्शन का अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करना है तो इनमें प्रॉपर तरीके से इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मस्ट सपोर्ट ईच अदर। जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द वर्कर्स हैव परचेज 800 यूनिट्स द मैनेजर कैन नो वेदर इट इज एडुकेट और नॉट ओनली व्हेन देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेट अप बाय प्लानर, ठीक है। सो द बेस ऑफ द कंपेरिजन कम फ्रॉम प्लानिंग ओनली, ठीक है। तो अभी एक्चुअल डेटा है हमारे पास कितना है 800 यूनिट्स का, पर जो मतलब प्लांट के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है या प्रोडक्शन है उसका बेस हमें अब कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ अदर यूनिट्स। जैसे ऑन द अदर हैंड इफ द स्टैंडर्ड टारगेट 1000 यूनिट देन कंट्रोलिंग मैनेजर मेक श्योर दैट देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस एंड द एम्प्लॉय अचीव द सेट टारगेट। तो क्या होगा, हम जब 1000 को और 800 को आपस में कंपेयर करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ जो भी डेविएशन आ रहा है 200 का आ रहा है। तो जो 200 का डेविएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मैनेजर क्या करेगा, उन रीजन को फाइंड आउट करेगा और साथ ही साथ उसके लिए करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, करेक्टिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसे भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो बेसिकली जो प्लानिंग कॉन्सेप्ट है और कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट है दोनों ही कॉन्सेप्ट बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट हैं। इसके साथ ही साथ जो कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग, जैसा कि कुछ स्टूडेंट का मानना है कि जो प्लानिंग है वो क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है और जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, बैकवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट है। पर ऐसा नहीं है, जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है दोनों ही बैकवर्ड हैं, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट हैं। अभी कैसे हैं इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज लाइक अ पोस्टमार्टम of past activity, the manager look back to previous year performance to find out the deviation
from standard planning is also backward looking because planning is guided by the past experience and feedback report of controlling फंक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कंट्रोलिंग फंक्शन बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में देखा होगा हम करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं, इसके बाद हम फीडबैक भी फाइंड आउट करते हैं और फीडबैक की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो भी डेविएशन आ रहा है उसके रिगार्डिंग हमें नेक्स्ट ईयर जो भी एक्टिविटीज़ करनी है तो वो दोबारा से डेविएशन ना आए। तो हम जो फीडबैक है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से दोबारा से रीसेट करते हैं प्लान को, ठीक है। पर क्या है, प्लानिंग में भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं कि हम फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग बना रहे हैं इन प्रेजेंट, पर कहीं ना कहीं हम जो पास्ट डेटा है, पास्ट रिकॉर्ड है, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम पास्ट जा रहे हैं। पास्ट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पास्ट डेटा है उसको यूज़ करने के लिए। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान आर प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे, क्योंकि जितने भी प्लान बनाए जाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। It involves looking in advance and making policy for maximum utilization of resources in future। और दूसरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनका बेटर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है जिससे उसका फ्यूचर में एडवांटेज मिल सके। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली कंपेरिजन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब यही नहीं है कि ओनली कंपैरिजन कर लेना है कि जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है और जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे, इसके साथ साथ जो भी डेविएशन है उसे भी फाइंड आउट करना है, उसके रिगार्डिंग क्या रीजंस हैं ये भी फाइंड आउट करना है, और लास्ट में जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी फाइंड आउट करने होते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन में। सो दिस स्टेटमेंट दैट हेल्पिंग प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग इज ओनली पार्शली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे माइंड में जो था कि पार्शली कॉन्सेप्ट था कि प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। पर अब हम क्या कर सकते हैं, इसे करेक्ट कर सकते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और है जिसके बेस पे हम कंपेरिजन या रिलेशनशिप कर सकते हैं। प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, ठीक है। तो प्लानिंग कैसे प्रिस्क्रिप्टिव है और जो कंट्रोलिंग कैसे इवेल्युएटिव है। प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग बेसिकली आपको पता है कि क्या एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसे करने के लिए थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए जिसकी हेल्प से जो कंपैरिजन है वो इजीली हो जाए और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे इफेक्टिवली अचीव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ planning or with the help of intellectual process. Controlling on the other hand evaluate और check whether the desired course of action is followed or not. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी डिज़ायर एक्शन हैं, ठीक है, और क्या कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किस तरीके से प्लानिंग कंट्रोलिंग से कनेक्टेड है और जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग से कैसे कनेक्टेड है। तो लास्ट में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम सेपरेट नहीं कर सकते। दीज टू आर सप्लीमेंट्री फंक्शन बिकॉज बोथ ऑफ द फंक्शन सपोर्ट टू ईच अदर, ठीक है। दोनों क्या सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं जिससे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके जो भी प्लान है उसका और प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन भी हो सके। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। प्लानिंग क्या करता है, जो भी कंट्रोलिंग है उसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाता है और साथ ही साथ कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है, वो हेल्प करता है इम्प्रूविंग फ्यूचर प्लानिंग, कि मतलब जो फ्यूचर में प्लानिंग है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ये सपोर्ट कौन करता है, कंट्रोलिंग फंक्शन। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उस स्टेप्स को थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, और आपको ईजिली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो उस डिस्क्रिप्शन को हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये डायग्राम क्या कहता है कंट्रोलिंग फंक्शन का, आप देख सकते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे हम प्लान परफॉर्मेंस बना रहे थे ना, तो उसी की बेस पर हम क्या करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। सपोज़ इस मंथ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या करना है, या हम कह सकते हैं इस वीक, ठीक है, हम एम्प्लॉयज़ को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ये उन्होंने क्या कर दिया, एक प्लान सेट कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है
अब हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड सेट किया है 1000, या हम ये भी कह सकते हैं डेली पर वर्कर्स के लिए भी हम स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर सकते हैं। मान लो पर डे एक जो वर्कर है उसे 50 यूनिट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड। ये डिपेंड करता है टाइम एंड सिचुएशन पे। हम डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमने जब हम स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम क्या करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से मेज़र करेंगे, एवेलुएट करेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल आउटपुट है, उसे हम कंपेयर करेंगे जो भी प्लान्ड या स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज में हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा प्लान परफॉर्मेंस था या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। मतलब मान लो पर डे जो एक वर्कर 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, क्या उसने 50 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं या नहीं किए। सपोज एक वर्कर ने जो 50 यूनिट का टारगेट था वो अचीव ना करके उसने एक दिन में ओनली 45 ही यूनिट बनाई हैं। तो जो 50 और 45 का जो गैप है उसे हम कहते हैं डेविएशन। तो हम कह सकते हैं डेविएशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जो 5 का जो डेविएशन आ रहा है वो क्या आएगा, डेविएशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, वो क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि जो 5 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से स्किल्ड हैं, एफिशिएंट हैं वर्किंग करने के लिए, या मान लो जो वो भी मशीन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, या एनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन है वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, लास्ट में फीडबैक दिया जाएगा और फीडबैक के बेसिस पर दोबारा से हम प्लान क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। तो वो दोबारा से हम क्या करेंगे, सेम स्टेप्स को दोबारा फॉलोइंग करेंगे। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस से चलता रहता है, ठीक है। प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में फीडबैक, फिर फीडबैक से दोबारा प्लानिंग, फिर करेक्टिव एक्शंस लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम दोबारा से प्लान रीसेट क्यों करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम इस ईयर हुई है वो नेक्स्ट ईयर ना फेस करने पड़े ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा स्पीड से ये आपको समझा देता हूँ जो भी डिस्क्रिप्टिव मटेरियल है उसके हेल्प से, ठीक है, जिससे अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना अगर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया नहीं जाता तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते इस टॉपिक को पढ़ने में। अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड को हम कह सकते हैं टारगेट, हम टारगेट सेट कर सकते हैं फर्स्ट। तो स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट और द यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मतलब जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे तो वो किससे मेज़र करेंगे, हम करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, द स्टैंडर्ड बिकम बेसिक फॉर कंपेरिजन एंड द मैनेजर इन स्टेट ऑन फॉलोइंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड एक बेस बनेगा कंपेरिजन का। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल, हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव्ड आर ऑफ नो यूज़, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो टाइमली अचीव हो जाना चाहिए। मतलब इतने हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड भी सेट नहीं करने चाहिए कि लगता है कि इन फ्यूचर वो अचीव ही ना हो, ठीक है। एज पर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये स्टैंडर्ड सेट करनी चाहिए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटअप keep in mind the resources of the organization and as well as or as far as possible standard must be set up in the numerical and measurable term। पहला तो क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पर ये स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, और साथ ही साथ जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल टर्म होने चाहिए। मतलब उसे हम ईजिली और आसानी से मेज़र कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स, स्टैंडर्ड सेट क्या है, सेल ₹20 लाख पर एनम। देन स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या होगा, ₹4 लाख। देन रिडक्शन इन कॉस्ट बाय 5%। तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल टर्म्स है, क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड इन द न्यूमेरिकल आइटम्स। समटाइम्स क्या होता है कि दो तरीके के डाटा होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा को तो हम न्यूमेरिकल टर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम आती है क्वालिटी की। क्वालिटी को हम कैसे उसे मेज़र करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, ओनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है।
कि क्वालिटी क्या है, बेटर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल सेटिंग ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग वर्क एटसेट्रा, द स्टैंडर्ड मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच दे हैव टू अचीव्ड एंड एज फार एज पॉसिबल टू स्टैंडर्ड मस्ट बी set if long term standard are set up then दे मस्ट बी डिवाइडेड इंटू शॉर्ट टर्म। मान लो अगर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड भी सेट किए जा रहे हैं तो उसे क्या करना है ना, शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और उसे अचीव करने के लिए हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि धीरे धीरे हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ईजिली अचीव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज इन फंक्शनल एरियाज़, और कुछ फंक्शनल एरिया हैं जैसे आपको पता है मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मार्केटिंग फंक्शन, तो उसके बेसिस पर हम जो स्टैंडर्ड है वो कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स पर मंथ, देन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ₹10, reduction in wastage of resource by 5%, reduction in defective production from 10% to 5% by the end of 1 year। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग फंक्शन की। टारगेट सेल 1 लाख यूनिट पर मंथ, इंक्रीज इन मार्केट शेयर बाय 10% इन 1 क्वार्टर, इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बाय 10% एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस बाय 10%। अब जो फर्स्ट जो स्टेप था कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो हमने अब फिनिश कर दिया है। सेकंड स्टेप क्या है, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस है उसे हम मेज़र करेंगे। क्लियर। आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड बाय एवेलुएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ हम कंपेरिजन करेंगे किससे, कि जो भी एक्चुअल वर्क एम्प्लॉय ने किया है उससे। व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर न्यूमेरिकली देन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। अब जब हम किसी परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, ईजी हो जाता है, उससे साथ ही साथ हमारा टाइम और एफर्ट दोनों सेव हो जाते हैं। व्हाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस द क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इज कीप इन माइंड समटाइम्स एम्प्लॉय अचीव द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। समटाइम्स आपने देखा होगा एक एम्प्लॉय क्या करता है कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, या सॉरी ये कह सकते हैं क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल उसे बनानी थी 50 यूनिट्स, अब उसे लगता है कि जितनी यूनिट बनेंगी उसके अकॉर्डिंग उसे है ना क्या होगा, सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगी, तो वो 50 की जगह 55 बनाता है, पर कहीं ना कहीं वो ये ध्यान देना भूल जाता है कि जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। तो जो तरीके से जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है कि जो भी क्वालिटी है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है विद द क्वांटिटी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का अच्छी तरीके से ध्यान दे। ठीक है, और जो मेजरिंग है परफॉर्मेंस की उसे टाइम टू टाइम ईजिली तरीके से कर सके। जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज़ मेजर्ड बाय लुकिंग एट द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब एक मैनेजर की परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर की जाएगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसके बिहाफ पर। अगर ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर रही है तो हम कह सकते हैं मैनेजर बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और वाइस वर्सा। द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड अपडेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हम एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे, हम इस तरीके से चेक करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें टाइम टाइम चेंज हो रहा है या नहीं, और दूसरा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें अपडेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय द चेकिंग द सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियो। तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसे हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंसी एज वेल एज लिक्विडिटी रेशियो। द परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर पीरियोडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और जो परफॉर्मेंस है उसे हम पीरियड वाइज एज वेल एज शॉर्ट पीरियड के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस या लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड सेट करने हैं, हो सकता है हम उसे शॉर्ट टर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं जिससे ईजिली वो अचीव हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। और हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे जो भी एक्चुअल है उसे स्टैंडर्ड से। ठीक है, इफ़ देयर इज मैच इन द बोथ देन कंट्रोलिंग फंक्शन एंड देयर ओनली। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। बट इफ़ देयर इज मिस मैच और डेविएशन देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। और मान लो ये दोनों फंक्शन मैच हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग फंक्शन है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट
होता है। अगर मान लो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर क्या करेगा, वो डेविएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि डेविएशन आ रहा है तो कितना आ रहा है। इफ द डेविएशन इज माइनर देन इट शुड बी इग्नोर। अगर डेविएशन कम है तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, बट डेविएशन ज़्यादा है जिसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या है वो मैनेजर लेता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, एनालाइजिंग डेविएशन। ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू बी नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। A range of deviation should be established and only cases beyond the range should be brought to knowledge of top management। मतलब कुछ क्या होते हैं डेविएशन तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की नज़र में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, ठीक है। तो दे मस्ट डिवाइड द डेविएशन इन 2 कैटेगरी डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन है उसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, दिस डेविएशन और दिस कैटेगरी मस्ट बी कंट्रोल बाय द वे। 2 तरीके हैं, फर्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है? इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन की एरियाज। मतलब 2 तरीके के एरियाज होते हैं, तो की एरिया होते हैं, दूसरे क्या होते हैं उसके सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट या ये कह सकते हैं उसके सेकेंडरी। मतलब एक तो मेन एरिया, दूसरे की या सेकेंडरी एरिया। तो क्रिटिकल में हमें क्या करना है, जो भी की एरियाज है उस पर फोकस करना है। इफ देयर इज अ डेविएशन इन द की एरिया देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली, ठीक है। अगर कोई डेविएशन की एरिया में आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से अटेंशन देने की ज़रूरत है। की एरिया आर दोस्त विच हैव इम्पैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और की एरिया ऐसे होते हैं अगर की एरिया से परफॉर्मेंस पर अगर कोई इफेक्ट पड़ा है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे। जस्ट एग्जांपल, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय ₹5 पर यूनिट एंड देयर इज इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट बाय ₹20, देन मोर फोकस शुड to be find out the reason for increase in cost of production as it will affect the profit and future revenue of the organization, whereas a postal cost is incurred rarely and manager have no control over postal कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे आपके सामने 2 कॉस्ट दे रखी हैं, ये तो प्रोडक्शन की कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट के रेफरेंस में और दूसरा पोस्टल कॉस्ट दे रखी है ₹20 की। तो आपको पता है सबसे पहले आपको इन दोनों में से की एरिया फाइंड आउट करना है कि इसकी कॉस्ट आपके लिए ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट या पोस्टल कॉस्ट। अब आपको पता है जो पोस्टल कॉस्ट है वो रेयरली होती है, समटाइम्स ही होती है, जो रेगुलर नहीं होती है इतना, पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो ऑर्गेनाइजेशन का डेली रूटीन वर्क है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ज़्यादा राइज होगी, तो जो की एरिया है उस पर ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि कंट्रोलिंग फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर एंड मिनट और माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर। मतलब माइनर डेविएशन उसे इग्नोर करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम और एनर्जी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर माइनर डेविएशन। मैनेजर को क्या करना है कि जो भी माइनर प्रॉब्लम्स है उसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ना एफर्ट्स वेस्ट करने हैं। पर हाँ, जो भी ऐसे डेविएशन जो जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, शुड कंसनट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशन ऑफ हाई डिग्री। मतलब जहाँ डिग्री ज़्यादा है उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ कुछ एक एग्जांपल दे रखा है जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं, रीड आउट करने से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी एडवांस में एक एग्जांपल बता दिया है। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MBA। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या है कि इट शेप टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है, जो मैनेजर है वो अपने सारे काम खुद नहीं करता, मतलब जो मेन वर्क है वो खुद करता है और जो सेकेंडरी वर्क है वो अपने सबऑर्डिनेट से कराता है। इससे क्या होगा, इससे जो भी टाइम है, ठीक है, वो भी सेव होगा और साथ साथ जो एफर्ट्स हैं मैनेजर के वो भी सेव होंगे। इट फोकस अटेंशन ऑफ मैनेजर ऑन सिग्निफिकेंट मैनर। और दूसरे इससे क्या होगा, जो मैनेजर है वो मेन और की एरियाज़ को अपना प्रॉपर तरीके से अटेंशन दे सकता है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम। और दूसरा जो रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं मैनेजर के, वो नहीं लगेंगे। उसे कौन सॉल्व कर सकता है, उसके सबऑर्डिनेट्स। इसके साथ इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम, और साथ साथ जो भी क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब कंपेरिजन कर लिया, डेविएशन फाइंड आउट कर लिया, इसके लिए क्या करेंगे, कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। ऑन कंपेरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, द मैनेजर विल कम नो अबाउट द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब स्टूडेंट जो मैनेजर है वो किसकी बात करेगा, जो भी डेविएशन उसके बारे में, मतलब मैनेजर विल कम द डेविएशन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब जो प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपेरिजन करने के बाद जो डेविएशन आया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्टिव मेजर कैसे हो सकते हैं, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स बाय इन्वॉल्विंग
लेट अस द सिचुएशन रिमेन सेम इफ द डेविएशन आर माइनर। पहले ये फाइंड आउट करेगा कि अगर मान लो डेविएशन माइनर है और सिचुएशन सेम है तो वो उस तरीके के डेविएशन को इग्नोर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान और स्ट्रेटजी इफ़ दिस आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर प्रॉब्लम इस तरीके से जो प्रेजेंट डे की इन्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्लान को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट फ्यूचर इज़ मैच विद द प्लान। और तो उसके रिगार्डिंग लास्ट में उसे क्या करना पड़ेगा कि जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे जिससे जो फ्यूचर में इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स उसे फेस ना करनी पड़े। जनरली द मैनेजर टेक मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सच एज सेंडिंग द एम्प्लॉय फॉर ट्रेनिंग इफ़ द डेविएशन इज ड्यू टू द इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस। समटाइम्स क्या होता है, जो भी मैनेजर हैं के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग सेंटर भेजेगा जिससे उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड इफ डिले इन परफॉर्मेंस इज ड्यू टू द फॉल्ट इन मशीनरी। अगर मान लो जो किसी मशीन में किसी तरीके का फॉल्ट है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, रिपेयर करने की कोशिश जाएगी। मेकिंग द सुपरवाइजर मोर रेस्पॉन्सिबल, और साथ साथ जो सुपरवाइजर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएगी। क्लियर, इफ डिले इज ड्यू टू द केयरलेसनेस एंड लेजीनेस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, सम सुपरवाइजर मोर रेस्पॉन्सिबल sometimes the manager have to set the standard and target again if the standard are not match realistic and achievable। मतलब मान लो कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो केयरलेसनेस हैं या लेजीनेस हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो फ्री ना रहें और अपने काम में ज़्यादा फोकस करें, जिससे वो अपना टाइम पास ना करें विद द अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, द रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड डाउनवर्ड रिवीजन। जब किसी भी स्टैंडर्ड का रिवीजन किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड रिवीजन, बिकॉज स्टैंडर्ड आर रिड्यूस टू मेक देम रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। जब स्टैंडर्ड को रिड्यूस किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं डाउनवर्ड स्टैंडर्ड। एंड अपवर्ड कब करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। क्लियर, समटाइम्स द परफॉर्मेंस इज हायर देन द सेट स्टैंडर्ड, इन दिस केस अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्लान इज टू बी डन। ठीक है, इसे और डिटेल में बात करेंगे आगे अभी। ठीक है, इसके बाद आता है फीडबैक कंट्रोलिंग। फीडबैक इन कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग में फीडबैक कैसे हेल्प करेगा। द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन एज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा आप सभी को पता है कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ओनली करेक्टिव एक्शन लेने से कंट्रोलिंग फंक्शन एंड नहीं होता। आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स अ फीडबैक रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स के बिहार पर ही एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाएगी। फीडबैक रेफर्स टू अ लिस्ट ऑफ रीजन फॉर डेविएशन ऑफ प्लान और फॉर इनएफिशिएंसी इन ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके साथ साथ क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं वो भी उसके साथ क्या करे जाएंगे, लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोलिंग प्रोसेस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, और लास्ट में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक कंट्रोलिंग फंक्शन दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा विद फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड। अब डेविएशन इन कंट्रोलिंग, समटाइम्स 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया था है, व्हाट इज डेविएशन। डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मतलब जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का डेविएशन होता है उसे हम कहते हैं डेविएशन, और ये मैंने आपको एडवांस में पहले भी बता दिया है। ठीक है, और डेविएशन दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन द प्लान परफॉर्मेंस। जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी उससे भी ज़्यादा हम बेटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव। जैसे एग्जाम में प्लान बनाया था 100 यूनिट्स का और हम अचीव कितना कर रहे हैं, 120 यूनिट्स, तो जो प्लस और एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स हैं वो क्या है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन। अगर अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव डेविएशन क्या है, हमने 100 यूनिट्स का प्लान बनाया पर हम ओनली अचीव कितना कर पा रहे हैं, 80 यूनिट्स। तो जो नेगेटिव 20 यूनिट्स हैं वो हमारा क्या है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसी को हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेविएशन या रिवीजन कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। जब भी कंट्रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन के एग्जाम में आए तो आप अपना आंसर इस डायग्राम के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ये अच्छा ही है, और दूसरा कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के आंसर में एक जान डाल देगा ये डायग्राम। तो स्टूडेंट अपने आंसर को किस तरीके से क्रिएटिव बनाना है, ठीक है, किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है, ये डिपेंड करता है आप पर। तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। इसके बाद अगर आपको कोई रिवीजन करना है तो आप
विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ये शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ की टर्म्स दे रखे हैं, की पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे मीनिंग के रेफरेंस में नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। आई होप स्टूडेंट ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि जो भी ये स्टडी मटेरियल लिया गया है क्लास 12th की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, पूनम गांधी पब्लिकेशन की, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो उसके रिगार्डिंग जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम immediately. And at last, like, subscribe and share this video. Thank you.